नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलट की आशंका और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में मिली प्रारंभिक सफलता पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रियाद में यूक्रेन शांति वार्ता पर महत्वपूर्ण प्रगति। काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर यूक्रेन ने जताई सहमति। कीव का जहाजों को सैन्य उद्देश्यों के लिए न इस्तेमाल करने का भरोसा। बांग्लादेश में सरकार के साथ मतभेद की खबरों को सेना ने किया खारिज। मीडिया में तख्तापलट की तैयारी के दावे को बताया पूरी तरह निराधार और भ्रामक। हुथियों पर हमले की अमेरिकी योजना लीक। ग्रुप चैट में साझा की गई खुफिया जानकारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने हमले की योजना को सिग्नल ऐप पर किया था साझा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान। वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर लगाएंगे 25% अतिरिक्त टैरिफ। 2 अप्रैल से ही लागू होगा नया शुल्क। और आइए सबसे पहले आपको बांग्लादेश की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश में और देश के बाहर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की सेना में भी अंतरिम सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। सेना द्वारा बहुत जल्द यूनुस का तख्ता पलट करने और मार्शल लॉ लगाने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इन खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश सेना ने ऐसी किसी भी संभावना का खंडन किया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार और सेना में भीतर खाने काफी तनाव है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। सेना की सहमति से 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने देश की सत्ता संभाली। जनभावनाओं की लहर पर सवार यूनुस लगातार बांग्लादेश को नए युग में ले जाने का आश्वासन दिलाते रहे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। अराजकता, गिरती कानून व्यवस्था, आर्थिक तंगी, राजनीतिक पैंतरेबाजी के बीच अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया। दुनिया भर में बांग्लादेश की थू-थू हुई, लेकिन यूनुस हैं कि मानने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कट्टरपंथियों के इशारे पर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पीगे बढ़ाने में जुट गए, लेकिन तेजी से बिगड़ते हालात पर सेना प्रमुख को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि अगर यही स्थिति रही तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। सेना प्रमुख के इस बयान को जानकारों ने अंतरिम सरकार के साथ अनबन के तौर पर देखा, लेकिन दोनों तरफ से इस पर सफाई पेश की गई कि सब कुछ सामान्य है। सत्ता प्रतिष्ठानों में मनमुटाव अगर इस हद तक पहुंच चुके हों तो इसे बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से सेना में विभाजन की बात कही जाने लगी। फिर सेना ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया में तख्ता पलट की तैयारी को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। आईएसपीआर के अनुसार रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्र और साक्ष्य का अभाव है। रिपोर्ट से सिर्फ बांग्लादेशी सेना के बारे में निराधार अफवाहें फैलाने का एक और प्रयास प्रतीत होता है। हालांकि इन खबरों को बल मिला सेना प्रमुख वकारुज्जमा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने देश में आपातकाल लगाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए सैन्य अधिकारियों और जवानों से धैर्य रखने और अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सैन्य कर्मियों के समर्पण, पेशेवराना कुशलता की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसी बेबुनियाद अफवाहों से ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में यह अफवाह तेजी से गश्त कर रही है कि ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर कभी भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पिछले दिनों नए सियासी दल नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि यूनुस सैन्य नेतृत्व के दबाव में अवामी लीग को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हसनत ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि सैन्य नेतृत्व ने 11 मार्च को एक बैठक के दौरान रिफाइंड अवामी लीग का प्रस्ताव रखा था। हालांकि सेना इससे इनकार करती है। इस बीच यूनुस ने एक बार फिर दिसंबर से जून के बीच चुनाव कराए जाने की बात दोहराई है।
इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये है कि धुआं तभी होता है जब कहीं आग होती है, और बांग्लादेश में जिस तरह से आज सेना को त्वरित प्रतिक्रिया देनी पड़ी कि तख्ता पलट की कोई कोशिश नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? ये हालात क्या कुछ बताते हैं? चंद्रशेखर जी, ये जो पावर स्ट्रक्चर है अभी का बांग्लादेश में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका, हमारी पहले भी इस पे बात हो चुकी थी, वो सेना की है। अब सेना की नाराजगी पहली बार नहीं हो रही, पहले भी कह चुके हैं आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान, और वहाँ जो अराजकता फैल रही है उसके खिलाफ भी बोला है उन्होंने, और ये कई सारे बयान आ रहे हैं फौज से। तो ऑब्वियसली फौज जो प्रेजेंट स्थिति है उससे खुश नहीं है। एक तो ये बड़ी बात ये साबित हो जाता है। दूसरी बात है कि अगला स्टेप क्या हो, अगला स्टेप क्या तख्ता पलट की तरफ जा रहा है, या कोई और तीसरा जरिया वो कह रहे हैं कि यूनिस सरकार हटे और मार्शल लॉ ना लगे, इमरजेंसी हो जाए प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब पॉसिबल हैं, लेकिन जो फौज का रवैया है वो प्रेजेंट स्थिति से नाखुश है। इसमें एक हम बदलाव की स्थिति में हैं अभी। वो बदलाव कैसे होगा, किस समय होगा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि एक निश्चित है, एक बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं अब मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जा रही हैं, जो डिफैक्टो रूलर हैं, सिर्फ डोमेस्टिकली इस फौज की तरफ से नहीं, यहाँ पर भारत में तुलसी गैबर्ड आई थी, उन्होंने भी नाराज़गी पेश की थी। अमेरिका में कल एक बयान आया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से फॉरेन फोर्सेस भी खिलाफ जा रही हैं, जो उनके पहले सपोर्टर डीप स्टेट जो बाइडेन के टाइम में उनको सपोर्ट थी, लेकिन ट्रंप जब से प्रधानमंत्री बने तो वो सपोर्ट एक तरह से सामने आ रही है कि वो नहीं है या बहुत कम है, बल्कि नहीं है, उसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं। दूसरी बात है भारत नाराज है उनके पास, और फौज अंदर से नाराज है। तो तीनों दिशाओं से एक तरह से शिकंजा एक तरह से कसा जा रहा है कि यूनिस सरकार के ऊपर। अतुल जी, ये भी कहा जाता है कि जो बांग्लादेश की सेना है उसमें भी ये कहा जाता है कि 2-3 ग्रुप हैं वहां पर, और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो यूनुस की सरकार है उसको किस तरह का समर्थन इन अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वहां पर उनका है। चंद्रशेखर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मिलिट्री यूनाइटेड है इस वक्त के नहीं। जो बयान आ रहे हैं और जो कॉम्पोजिशन में देख रहा हूँ, डोमिनेंटली मुझे लगता है कि वकरुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ है उनकी पकड़ सेना के ऊपर मजबूत है। इन ग्रुप्स हैं जो अपोज कर रहे हैं। हमने देखा कि आईएसआई के लोग भी एक तरह से कुछ एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री को, लेकिन अगर आप टोटल पिक्चर देखें तो मुझे लगता है कि नियंत्रण में है स्थिति, और वकरुज़्ज़मान की एक तरह से लीडरशिप के ऊपर कोई भारी खतरा नहीं है। बीच में हो सकते हैं फैक्शंस हो, लेकिन डोमिनेंट नहीं है वो। डोमिनेंटली इनकी पकड़ काफी मजबूत है फौज के ऊपर। तो क्या आने वाले समय में जो बांग्लादेश की सेना है वो कोई इस तरह का कदम उठा सकती है? क्योंकि जिस तरह का गुस्सा यूनुस की सरकार के खिलाफ या मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दिखाई दे रहा है, अब तो वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी खुलकर कहीं ना कहीं गुस्सा व्यक्त करने लगे हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय को लेकर के? मुझे लगता है कि अगेन ये इनकी जो बात है, जो बांग्लादेश की फौज है, ये क्रिटिकल रहेगी, ये क्रिटिकल फैक्टर है। अब साथ में अगर स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी और बढ़ जाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो वकरुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ उन्होंने कही है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उनके ये खिलाफ हैं। तो अगर, और एक तरह से डेंजर है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं वो एक तरह से फिर टारगेट करें और सत्ता अपने हाथ लेने की ले सकें। तो अगर ये एलिमेंट फिर से अगर सड़क पर ज़्यादा आता है तो मुझे लगता है कि एक और आर्गुमेंट, एक तरह से केस बनता है, एक नैरेटिव बनता है जिसमें मिलिट्री का हस्तक्षेप हो सकता है, मुझे लगता है। लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। जो पहला होगा वो जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से कोई बयान आ सकता है कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन और उसके बाद चुनाव, इस तरह का मुझे लगता है कि वो फौज यही चाहेगी कि इस तरह से कुछ हो। लेकिन अगर नियंत्रण से स्थिति बाहर हो रही है, ये विकल्प भी नहीं रहा, तो फिर हम एक्सट्रीम स्टेप की भी को हम नकार नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ हो।
अतुल जी, इसके अलावा चुनाव कराने को लेकर भी हम वहां पर देख रहे हैं कि जो खालिदा जिया की पार्टी है वो लगातार दबाव बना रही है। नया दल वहां पर बना है छात्रों का, वो भी दबाव बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आवामी लीग को सभी लोग बाहर करना चाहते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्या आवामी लीग की अच्छी खासी लोकप्रियता अभी भी है बांग्लादेश में? उससे डरे हुए हैं ये लोग? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अवामी लीग एक तरह से एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी रही है, और चुनाव मेरे को लगता है तभी होंगे जब एक तरह से अवामी लीग वापस आए, उसका नया नाम दे रहे हैं, कोई रिफाइंड अवामी लीग, कोई फेस सेविंग, कुछ एक तरह से नाम में बदलाव आ जाए, या अब लीडरशिप तो शेख हसीना ही है, या शेख हसीना किसी को नॉमिनेट करें अपने नेतृत्व में, तो एक कुछ फेस सेविंग चाहिए होगा कि, लेकिन बिना अवामी लीग के वहाँ हुए वहाँ चुनाव का मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो टोटली एक्सेप्टेबल होगा और बांग्लादेश की जनता को एक्सेप्टेबल होगा। और जैसे जैसे स्थिति बिगड़ रही है चंद्रशेखर जी, वैसे वैसे लोग दोबारा से सोचने लगे थे कि क्या सचमुच इतना बड़ा बुरा शासन था शेख हसीना के, उनको एग्जाइल कर दिया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक तरह से एक रजीम चेंज की गई। तो मुझे लगता है ये जैसे ऐसे दिन बीत रहे हैं तो ये भी एक स्थिति आएगी जब अवामी लीग को वापस आना होगा और एक माहौल बनाया जाएगा जिसके बाद एक इंडिपेंडेंट चुनाव हो सके। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में जो मोहम्मद यूनुस या उनकी जो अंतरिम सरकार है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की भाषा बोल रही थी। पाकिस्तान के साथ काफ़ी नज़दीकी इन लोगों ने बढ़ाई है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन तब काफ़ी सारे बयानात आते थे। लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथ से थोड़ा सा नरम पंथ की ओर अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही वो बांग्लादेश की सेना या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, आवामी लीग जैसे राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं का दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है? वो कर रहा है कुछ हद तक चंद्रशेखर जी, लेकिन जिसको कहते हैं ना टू लिटिल टू लेट, ये क्योंकि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो गई है, जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जिस तरह के अटैक हुए हैं वो सब ने देखे हैं। तो मुझे लगता है कॉस्मेटिक चेंज करने से, छोटा मोटा चेंज करने से उसमें कोई स्थिति में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आने वाला। मुझे लगता है एक तरह से ढांचा बन गया अब कि एक बदलाव का, जैसे मैंने कहा था कि कागार में हम खड़े हैं कि बदलाव तो होना ही है। ऐसा किस क्वालिटी का, वो उसके ऊपर 2-3 विकल्प हो सकते हैं, और इन सारे विकल्प के बीच में सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगता है जो आएगी वो है मिलिट्री की, और खास करके आर्मी चीफ वाकरुज्जमान की। चुनाव को लेकर के क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि कभी मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि दिसंबर तक चुनाव करवाएंगे, कभी वो कहते हैं कि दिसंबर तक नहीं हो पाएगा, अगले साल जून तक करवाएंगे। क्या कुछ आपको लगता है? चुनाव करवाने का दबाव तो इनके ऊपर है, लेकिन कब तक ये चुनाव करवाएंगे? मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद यूनुस ने खुद से जल्दी डिक्लेयर नहीं किया तो स्थिति एक दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि दबाव सिर्फ बहुत सब जगह से आ रहा है, और बल्कि एक्सटर्नल दबाव भी अब आ रहा है। क्योंकि अब जो है सबसे बड़ी जो बात हुई है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स थे, जो यूएस डीप स्टेट थे और जो बाइडेन की सरकार थी, वो एक तरह से उनके नेतृत्व में या ये सपोर्ट से ही ये जो शेख हसीना के खिलाफ हुई है कार्रवाई वो हुई है, वो सपोर्ट जो इस वक्त नहीं है इनके पास। तो इसे मुझे नहीं लगता कि बिना उस सपोर्ट के ये ज़्यादा दिन तक टाल सकते हैं चुनाव को जल्द या तो खुद डिक्लेयर करें, अगर नहीं होता तो फिर शायद कोई और स्थिति बनती है, राष्ट्रपति आके, या कोई और स्थिति ऐसी बनती है कि डिक्लेयर किया जाए। ज्यादा देर तक आप टाल नहीं सकते चुनाव को। जैसे हमने बात की है, एक जो क्रिटिकल फैक्टर इसमें नहीं आ रहा वो है अवामी लीग और शेख हसीना का क्या हो, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ वो इशू। जैसे वो रिजॉल्व होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द फिर उसके बाद उस दिशा में हम जाएंगे, चुनाव और चुनाव की डेट्स वगैरह के बारे में फिर चर्चा में हम आएंगे। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं।
और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस और अमेरिका यूक्रेन के अधिकारियों की सऊदी अरब के रियाद में बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम और दूसरे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई और काला सागर में युद्ध विराम के लिए रूस और यूक्रेन राजी हो गए हैं। वहीं एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने को लेकर भी बड़ी सफलता मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस अमेरिका के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। सोमवार को दोनों देशों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में करीब 12 घंटे की मैराथन बैठक में कई अहम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ और संयुक्त बयान किए जाने की चर्चा थी, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं जारी हो पाया है। रूस के एक वरिष्ठ सेनेटर व्लादिमीर चिजोव का कहना है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन यूक्रेन के रुख के कारण इसे अपनाया नहीं जा सका। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि रूस अमेरिका रियाद वार्ता के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा कि फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और गहन अध्ययन के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच किसी त्रिपक्षीय बैठक को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच आगे की बातचीत की फिलहाल कोई योजना भी नहीं है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा है कि काला सागर में संघर्ष विराम के मुद्दे पर रियाद बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि रूस इस समझौते को बहाल करने के पक्ष में है। उम्मीद जताई कि इस मामले पर नया समझौता संभव हो सकता है, लेकिन रूस इसके लिए कुछ आश्वासन चाहता है। लारो ने कहा कि रूस जहाजों का निरीक्षण चाहता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खाली जहाजों का इस्तेमाल हथियारों की आपूर्ति के लिए न किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका ज़ेलेंस्की को इस संबंध में कोई स्पष्ट संदेश दे, क्योंकि अतीत में रूसी अनाज और उर्वरकों के निर्यात में आने वाली विभिन्न बाधाएं एक गंभीर समस्या रही हैं। लारो ने कहा है कि रूसी अनाज और उर्वरकों के निर्यात के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगातार मॉस्को के संपर्क में हैं। इस मामले में हर संभव मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। अगर समुद्री युद्ध विराम लागू हो जाता है तो ये पहले हुए काला सागर समझौते की जगह ले सकता है।
इस समझौते के तहत युद्ध के बावजूद यूक्रेन को लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन अनाज के सुरक्षित निर्यात करने की अनुमति मिली थी। मॉस्को पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में हो रही गंभीर परेशानी के चलते 2023 में इस समझौते से पीछे हट गया था। कीव पहले से ही रूस पर इस पहल में बाधा डालने का आरोप लगाता आ रहा था। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत हुई और काला सागर में किस तरह से युद्ध विराम किया जाए उसको लेकर के ये बातचीत हुई, हमने अपने रिपोर्ट में बताया भी। और अभी कुछ ही देर पहले व्हाइट हाउस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि रूस और यूक्रेन काला सागर में सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चल रही है। सबसे पहले आया था 30 दिन का सीज फायर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों देश जो हैं उसमें आक्रमण नहीं करेंगे, तो वो एक पहले हो चुका है समझौता। अब उसके आगे की स्टेजेस पे हम जा रहे हैं। ये काला सागर वाला बहुत समझौता अगर हो गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो ग्रेन है, ग्रेन डील इसको कहते थे पहले, कि जो अनाज प्रोड्यूस करता है यूक्रेन, उसको वहाँ से जाने की पूरी इजाज़त है, जा सकता है। और उसकी ग्रेन डील पहले थोड़ी देर तक चली, उसके बाद लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ गई जो विदेश मंत्री लावरोव ने सामने की है कि तो ये जो शिप्स जो जा रहे हैं इसमें हथियार ना हो, दूसरा जो फर्टिलाइजर वगैरह जो रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो अभी भी थोड़ा रशिया इस वक्त थोड़ा कॉशियस है इसके ऊपर, ग्रेन डील के ऊपर, लेकिन एक एडवांस है सीज फायर डील के बाद। ये एक सेकेंड फेज पे हम जा रहे हैं और ये जो बात हुई है ये 12 घंटा से ऊपर हुई है, तो इसमें और भी मुद्दे इसके अंदर ज़रूर शामिल हुए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये इसकी प्रॉब्लम का समझौता हो, और ये फाइनली इसका समझौता तभी होगा जब राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप एक साथ मिलेंगे। अभी ये अंदेशा आ गया है कि अभी उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, मतलब और बातें बीच में बातचीत के दौर अभी चलेंगे। ये 30 दिन का जो सीज फायर का जो उसको महत्व यही है कि इसके बीच में एक तरह से पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाए। तो उसके हम देख रहे हैं कि उसके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी रास्ता और तय करना है ये करने के लिए। लेकिन जो जिस तरह से डिप्लोमेसी चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है, मुझे लगता है कि दोनों देश, खास करके अमेरिका और रूस, चाहते हैं कि इसका हल हो। और जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है वो भी अब ऐसा लग रहा है कि वो भी एक तरह से राज़ी हो रहे हैं कि इस युद्ध की समाप्ति हो। तो हमें लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ रही है बातचीत, और होपफुली ये जब तक ये महीना बीतेगा ये सीज फायर का, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रॉड ढांचा जो है एक डील का, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील का, ये तैयार हो जाए 1 महीने के बीच में। एंड गेम जो चल रही है इस वक्त। अतुल जी, जो दो जानकारियां व्हाइट हाउस की ओर से दी गई हैं, एक तो ब्लैक सी में सीज फायर को लेकर के दी गई है, और दूसरा ऊर्जा संयंत्रों पे जो हमलों को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जब बातचीत हुई थी तब एक सहमति बनी थी। तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए इस बैठक में बातचीत हुई है और उसके लिए एक रास्ता निकालने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। तो प्रारंभिक तौर पर इसको किस तरह की सफलता आप कहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है चंद्रशेखर जी, ये जो एनर्जी के ऊपर आप नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ेपोरिजिया, वो इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि चेर्नोबिल टाइप की स्थिति दोबारा से हो। तो इसलिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक ना हो, इसका एक न्यूक्लियर डायमेंशन हमें उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो उसको किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए, क्या उसकी मोडेलिटीज़ हों कि ये अटैक्स ना हो, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि रूसी मीडिया ने कहा था कि यूक्रेन ने फिर से कुछ अटैक किए हैं रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन पलटवार नहीं किया रशिया ने।
तो एक तरह से मेरे को लगता है कि इसमें अब एग्जैक्ट मॉडलिटीज, मेथोडोलॉजी, प्रोटोकॉल्स क्या होंगी कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर बातचीत हुई होगी। और वही शायद रेफरेंस है जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया। ठीक है अतुल जी, मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी हो रही है और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में और भी बातचीत होगी और बाकी मामलों का हल निकलेगा और रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी तरह रुकेगा। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने यमन के हौथियों पर अमेरिका द्वारा हमला करने से कुछ समय पहले एक मैसेजिंग ग्रुप में गलती से युद्ध की योजना का खुलासा कर दिया था, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस गलती की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है, जिसकी कांग्रेस द्वारा जांच की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने लक्ष्यों, अमेरिका द्वारा तैनात किए जाने वाले हथियारों और हमले के अनुक्रम के बारे में जानकारी साझा की थी। गाजा में इजरायली सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायल के ताजा हमलों में 23 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायल ने लोगों से गाजा के कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा है। इसमें जबालिया, बेत लाहिया, बेत हनून और शाजिया शामिल हैं। वहीं दक्षिण में खान यूनिस और राफा के क्षेत्रों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू को जेल भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन एक हिंसा का आंदोलन बन गया है और मुख्य विपक्षी पार्टी को घायल पुलिस अधिकारियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दक्षिण सूडान एक अन्य गृह युद्ध के कगार पर है। ये चेतावनी देश में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने दी है। दरअसल दक्षिण सूडान में राष्ट्रपति सल्वा किर और उपराष्ट्रपति रिक माचार के बीच तनाव गहरा हो गया है और हिंसा और बदले की भावना बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया है। यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के मुताबिक इसका मकसद वेनेजुएला को सजा देना है।
दक्षिण कोरिया में जंगल की आग और फैल गई है। इसको देखते हुए अधिकारियों ने 3 और काउंटियों को विशेष आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। शनिवार से लगी आग के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। न्यूजीलैंड में मंगलवार तड़के सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था।